जो हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आज हमारा इसमें विषय है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हम आज देखेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि देखिए सामान्य रूप से हर एक देश अपने भोजन की व्यवस्था में लगा रहता है, यानी वो भोजन के रूप में आत्मनिर्भर हो जाए इस स्थिति में आने की कोशिश में रहता है, यानी कभी भी उसके खाद्य सामग्री का अभाव नहीं हो। हम जानते हैं कि सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड की बात कुछ अलग ही थी। यद्यपि 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात कुछ अलग ही थी। यदि उस समय ब्रिटेन आत्मनिर्भरता की कोशिश में लग जाता तो उसके वहां लोगों की स्थिति खराब हो जाती और स्थिति यहां तक पहुंच सकती थी कि वहां पर सामाजिक तनाव भी पैदा हो सकते थे। यदि उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव भी फैल सकता था। इसका कारण क्या था? इस आशंका का कारण क्या था कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों के अंदर ब्रिटेन में आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी। तो आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की मांग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि खाद्य पदार्थ चाहिए ही जब आबादी बढ़ जाएगी। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी, जिससे देश में भोजन की मांग भी बढ़ गई थी। और जैसे जैसे शहर फैलने लग गए थे, यानी शहरों का विस्तार होने लग गया था और उद्योगों का विकास होने लगा था, वैसे वैसे ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लग गई थी। और कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से वो महंगे होते जा रहे थे बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योगों का विकास हुआ, वैसे वैसे ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे थे। दूसरी तरफ वहाँ के जो भूस्वामी थे, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार पर इस बात का दबाव बना दिया कि जो मक्का का आयात है उस पर पाबंदी लगा दी जाए, यानी मक्का का आयात नहीं कराया जाए। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। मक्का के आयात पर जो ये पाबंदी लगाई गई थी, इसका जो कानून था उसको कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। मक्का पर पाबंदी लगाए जाने वाले इस कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता था। तब वहाँ पर ये खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ज़्यादा जब बढ़ने लग गई तो वहाँ के जो बड़े उद्योगपति थे और शहरों में रहने वाले जो शहरी बासिंदे थे, उन्होंने सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि जो मक्का का जो पाबंदी का जो कानून बनाया है कॉर्न लॉ, उसको वापस लिया जाए। तब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त करने पर मजबूर कर दिया। जब कॉर्न लॉ समाप्त हो गया, निरस्त हो गया, तो उसके बाद में जो आयातित खाद्य पदार्थ थे उनकी कीमतें बहुत कम हो गईं और कीमतें इतनी ज़्यादा उनकी कम हो गईं कि जो इंग्लैंड के अंदर उत्पादित पदार्थ थे उनसे भी ज़्यादा उनकी कीमतें कम थी, यानी आयातित पदार्थ की कीमतें कम थी और वहाँ जो इंग्लैंड में जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता था वो उनसे ज़्यादा महंगे थे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम होती थी, यानी जो बाहर से पदार्थ आता था खाने का उसकी कीमत कम होती थी और ब्रिटेन में जिस पदार्थ का उत्पादन होता था उनकी कीमत ज़्यादा होती थी। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी, क्योंकि वो आयातित जो माल था उसकी कीमतों से अपने माल की कीमतों का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे थे। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लग गई थी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमतों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे।
और अब विशाल भूभाग पर खेती होना बंद हो गया था, क्योंकि अब कोई फायदा ही नहीं था खेती करने से, और हजारों लोग बेरोजगार होते चले गए थे। लोग गांवों को छोड़ करके शहरों में जा करके बसने लगे थे, यानी गांव उजड़ने लग गए थे, और बहुत सारे लोग तो छोड़ करके दूसरे देशों में भी जाने लग गए थे। लोग गांवों से उजड़कर शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे थे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उनका उपभोग बढ़ गया था। और 19वीं सदी के मध्य में आते आते ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ। जब औद्योगिक विकास हुआ तो लोगों की आय बढ़ गई थी, और आय बढ़ने से उनकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में औद्योगिक रूप से काफ़ी प्रगति हुई, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई और इससे लोगों की ज़रूरत भी बढ़ने लग गई थी। और अब खाद्य पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण उनका आयात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खाद्य पदार्थों का आयात भी और ज़्यादा बढ़ गया था। तो विश्व के बहुत सारे देशों ने, जैसे रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, पूर्वी यूरोप ने, और इसके अलावा देख लीजिए आप सारे विश्व के सभी इलाकों के अंदर कि भाई ब्रिटेन का पेट भरने के लिए खेती की जाने लगी, इसलिए ज़मीनों को साफ किया जाने लगा। तब रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी यूरोप और दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करने के लिए साफ करके खेती की जाने लगी। लेकिन खेती करने के लिए केवल ज़मीनों को ही साफ करना पर्याप्त नहीं था, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज़रूरत थी। क्या था कि जो खेत थे वहाँ से उस सामान को बंदरगाहों तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए रेलवे की बहुत ज़रूरत थी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था, खेती वाले इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। और माल का चूंकि आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, इसलिए नई गोदियां बनाना और जो पुरानी गोदियां थी उनका विस्तार करना भी बहुत ज़रूरी था। माल के ज़्यादा आवागमन के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। और नई ज़मीनों पर अब खेती करने के लिए वहाँ पर लोगों को ला करके बसाना भी ज़रूरी था, और नई नई बस्तियाँ भी वहाँ विकसित करना ज़रूरी था, क्योंकि बस्तियों में ही तो वो लोग रह पाते। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए दूसरे इलाकों से लोगों का आकर घर बनाना और फिर नई बस्तियाँ बनना भी बहुत ज़रूरी था। इन सारे कार्यों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। इन सारे कार्यों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी, और इसके लिए पैसा कहां से आता? तो लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से धन का प्रवाह होने लगा, पूंजी का प्रवाह सब तरफ होने लगा। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां पर लोगों की कमी थी, यानी वहां पे मजदूरों की कमी थी, वहां पर मजदूरों को ला करके बसाया जाने लगा, और इस प्रकार से श्रम का प्रभाव भी होने लगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। और आप ये देख लीजिए कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए थे। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, और इसके अलावा लगभग 15 करोड़ लोग यूरोप के दूसरे देशों में भी जाके बस गए थे। अपना अच्छा जीवन जीने के लिए वो घर बार छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए थे। माना जाता है कि लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। देखिए यहाँ चित्र है, अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र है, यानी यूरोप से अमेरिका जाने के लिए लोग जा रहे हैं, तैयार हैं, जहाज पर आकर के लद गए हैं। और M.W. रिडले ने 1869 में यह चित्र बनाया था। एक दूसरा चित्र भी है, यहां पर जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते हुए आयरिश अप्रवासियों का ये चित्र है। आयरिश लोग जो हैं वो जहाज पर चढ़ रहे हैं जाने के लिए अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। ये माइकल फिट्जरैल्ड ने 1874 के अंदर इस चित्र को खींचा था या बनाया था। अब देखिए वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम। 1890 तक आते आते एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी।
1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी और अब श्रम, पूंजी, पारिस्थितिकी और तकनीकी में, इन चारों ही चीज़ों में काफ़ी बदलाव भी आ चुके थे। अब श्रम, पूंजी, पारिस्थितिकी और तकनीक में काफ़ी बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। और अब खुद के खेतों में है काम करने वाले जो किसान थे वो खुद के लिए भी खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान भी खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। यह काम अब कौन कर रहा था? औद्योगिक मजदूरों के द्वारा कराया जा रहा था। वो जो अभी यहाँ आकर के नए नए ही बसे थे और जिन खेतों में वो काम कर रहे थे वो खेत अभी कुछ एक पीढ़ी पहले तक ही वहाँ ठेठ जंगल खड़े हुए थे। अभी उनको साफ करके खेती का काम प्रारंभ होने लगा था। यह काम अब औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और वे उन खेतों में काम कर रहे थे जहां एक पीढ़ी पहले ही ठेठ जंगल खड़े थे। इन खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था और इसके लिए रेलवे का नेटवर्क चारों तरफ बिछा दिया गया था। रेलवे का एक तरह से जाल बिछा दिया था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था और फिर एक देश से दूसरे देश तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए पानी के जहाज़ों का उपयोग किया जाता था। फिर एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए पानी के जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था और इन जहाज़ों के ऊपर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन द्वीप समूह के बहुत सारे मजदूर इन जहाज़ों पर काम करते थे जिनको बहुत कम मजदूरी या बहुत कम वेतन दिया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। ये वाला जो काम था वो बहुत छोटे स्तर पर पंजाब में भी कराया गया और वहाँ पर जिससे थोड़ा सा बदलाव लाया जा सके। बहुत छोटे स्तर पर यह प्रयोग पंजाब में भी करके बदलाव लाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय सरकार ने जो अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीन थी वहाँ पंजाब की, उसको उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पर नहरों का जाल बिछा दिया था। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसा क्यों कर रहे थे अंग्रेज पंजाब के अंदर? क्योंकि वो वहां से निर्यात के लिए गेहूं और कपास की पैदा करना चाहते थे जिससे वो निर्यात कर सकें और बहुत सारा धन कमा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती करना था और ब्रिटेन में भी आवश्यकता रहती थी इन दोनों चीज़ों की, तो वहां भी इनको पहुंचा सकें। इन नहरों पर रहने के लिए, इनके पास में रहने के लिए पंजाब के जो दूर दूर के इलाके में जो लोग रहते थे उनको वहाँ नहरों के पास में ही ला करके बसा दिया गया था और इस प्रकार से जहाँ वो रहते थे उसको कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। नई नहरों के इन इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। अब बच्चों देखिए, हमने अभी तक भोजन के बारे में यानी खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा है, लेकिन भोजन तो एकमात्र उदाहरण है। इसके अलावा कपास की कहानी भी बिल्कुल इसी प्रकार की है। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है। कपास को भी पूरी दुनिया में बहुत व्यापक रूप से पैदा किया जाने लगा था। उसकी पैदावार बहुत बढ़ा दी गई थी क्योंकि ब्रिटिश सूती जो कपड़ा मिलें थी, ब्रिटिश कपड़ा मिलें, उनके लिए कपास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसकी पूर्ति करने के लिए पूरे विश्व में सब स्थानों पर ही कपास की पैदावार की जाने लगी थी। कपास की भी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। और रबर की कहानी भी इससे कोई अलग नहीं थी, उसकी कहानी भी ठीक वैसी की वैसी ही थी।
भिन्न भिन्न इलाकों के अंदर और भिन्न भिन्न चीज़ों के उत्पादन में महारत हासिल कर ली थी लोगों ने। किसी इलाके में किसी चीज़ को उत्पादन करने की, तो किसी दूसरे इलाके में दूसरी चीज़ को उत्पादन करने की महारत हासिल हो गई थी। और इसका प्रभाव यह हुआ था कि 1820 से 1914 तक विश्व व्यापार में 25 से लेकर 40 गुना तक की वृद्धि हो गई थी। भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न चीज़ों के उत्पादन में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो गई थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा तो प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं और कपास का ही था, जिनको कि कृषि उत्पाद भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ कोयले जैसे खनिज पदार्थ का भी इसमें हिस्सा था। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों का और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। अब देखिए तकनीक की भूमिका। 19वीं शताब्दी में आए हम परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे अगर उस समय तक रेलवे और पानी के जहाज और टेलीग्राफ जैसी तकनीकी चीज़ों का विकास नहीं हुआ होता। 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी यदि रेलवे, पानी के जहाज, टेलीग्राफ जैसे तकनीकी प्रगति नहीं हुई होती। और इन तकनीकी प्रगतियों का अगर कारण माना जाए तो इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के कारणों से तकनीकी प्रगति होती है। तकनीकी प्रगति चारों ओर हो रहे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से ही होती है। इसके लिए अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो औपनिवेशीकरण के कारण ही यातायात के साधनों और परिवहन के जो साधनों थे उनकी सुविधाओं को बहुत बढ़ाया गया था। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण ही यातायात और परिवहन के साधनों में भारी सुधार किए गए थे, क्योंकि उनको खुद को आवश्यकता थी, खुद के माल के वहन के लिए, खुद के जाने के लिए यातायात और परिवहन की उनको जरूरत थी, तो इन साधनों का खूब सुधार किया गया था। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बन गई थी और जलपोतों के आकारों को बढ़ाया गया था, जिससे कृषि उत्पादों को खेतों से बाजारों तक सुविधा से, आसानी से और कम लागत में ले जाया जा सके। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, जिससे कृषि उत्पादों को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाया जा सके। और मांस उत्पाद के व्यापार की कहानी को हम अगर पढ़ें तो हम इस पूरी प्रक्रिया को ठीक ढंग से जान सकेंगे। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया को हम ठीक ढंग से जान सकते हैं। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप में मांस का निर्यात नहीं होता था। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय तो केवल वहां से जिंदा जानवरों को ही जहाज़ों में भेजा जाता था और यूरोप में जाकर के उनको काटा जाता था। उस समय तक केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर के काटा जाता था। लेकिन जब जिंदा जानवरों को जहाज़ों में भेजते थे तो वहां पर वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। इसके अलावा वो कई बार रास्ते में वो मर भी जाते थे और फिर वो कई बार बीमार भी हो जाते थे, या कई बार उनका वजन कम होने लगता था तो वो खाने लायक ही नहीं बचते थे। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक नहीं रह पाते थे। इसलिए मांस खाना एक बहुत महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से वो बाहर था, क्योंकि इतना महंगा था वो उसको खा ही नहीं सकते थे, खरीद ही नहीं सकते थे। इसलिए मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस की मांग और उत्पादन दोनों ही कम ही रहती थी, क्योंकि जब कीमतें ऊंची थी तो कौन तो उसको लेगा और फिर क्यों उसका उत्पादन किया जाएगा। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस की मांग और उत्पादन दोनों ही कम रहते थे। लेकिन जैसे ही नई तकनीक आई सब कुछ बदल गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। नई तकनीक आने पर स्थिति बदल गई थी, क्योंकि अब पानी के जहाज़ों के अंदर रेफ्रिजरेटर लगा दिए गए थे और जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें थी उनको भी अभी लंबी यात्राओं पर ले जाया जाना संभव हो चुका था।
पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर लगा दिए गए थे, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ें भी लंबी यात्राओं पर ले जाई जा सकती थीं। और अब तो क्या हुआ कि यात्रा पर जाने से पहले ही जानवर को काट करके उसका मांस ही ले जाया जाता था। इसके बाद तो जानवरों की यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा और अमेरिका, न्यूजीलैंड और विश्व के अन्य देशों से जहां से भी यूरोप के लिए मांस जाता था, अब वो जिंदा जानवर न जा करके मांस ही जाता था। अमेरिका, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इसे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में जब वो पहुंचता था तो उनको भी बहुत सस्ता मिलता था, यानी गरीबों के लिए भी वो अब आसानी से उपलब्ध होने लग गया। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए थे। गरीबों की अब पहुंच में वो आ चुका था और अब यूरोप के जो गरीब थे उनको विविधतापूर्ण खुराक मिलने लग गई थी। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी थी। जहां पहले उनके पास आलू और ब्रेड दो ही चीज़ खाने के लिए हुआ करती थी, अब अधिकांश यूरोप वालों के भोजन में मांसाहार भी आ चुका था। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो चुका था। अब जीवन की उनकी स्थिति में बहुत सुधार आ गया था, तो सभी देशों के अंदर शांति आ गई थी और अब वो दूसरे देशों के अंदर साम्राज्यवाद स्थापित करने के मंसूबे बनाने लग गए थे। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों के विचार बनने लग गए थे। और बच्चों देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार 1851 इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ से लिया गया एक चित्र है और इसके अंदर देखो, मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहां खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड जो क्लब था वहां पर पालतू जानवरों को लाते थे, मेला लगता था और जानवरों को बेचने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए व्यापारी या जो जिनके पास भी जानवर होते थे अपने पालतू जानवरों को वहां लाते थे। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। सबसे पहले से वहां पर पशु बाजार चला आ रहा था और 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी और मांस बाजार खोला गया था। यानी स्मिथफील्ड का जो क्लब था उसके पास में ही 19वीं सदी में एक मुर्गी और मांस का बाजार वहां पर खोल दिया था, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती थी। यानी उन ट्रेन के द्वारा, रेल के द्वारा सभी जो मांस आपूर्ति केंद्र थे वहां पर मांस को उससे भेजा जाता था। एक दूसरा चित्र भी दिया हुआ है, मांस को अलेक्जेंड्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। यहां पर देखिए, इस जहाज पर मांस को लादा जा रहा है इन लोगों के द्वारा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1878 से इस चित्र को लिया गया है और मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। यानी जब उनके अंदर रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था हो गई थी, जहाज जब ठंडे होने लग गए थे तो जानवरों की बजाय मांस को ही निर्यात किया जाने लगा था। और बच्चों, इसी के साथ अब हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग में हम 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।